नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी। तो इनके बारे में सब लोग जैसे जानते ही हैं कि मुग़ल सल्तनत के ये ग्रैंडसन हैं और साथ के साथ अब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इनको सर्टिफिकेट भी दे दिया है, क्योंकि हम सब जानते हैं, हिस्ट्री हम सब ने पढ़ी है, हम सब जानते हैं कि मुग़ल शासकों की देन हमारे पास क्या क्या है। जैसे ताजमहल, लाल किला, हमारे पास जामा मस्जिद जैसी जो मुग़ल सल्तनत की जो चीज़ें देन है हमारे पास मौजूद है। और आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं याकूब हबीबुद्दीन तुसी साहब, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि हम थोड़ा बहुत आपके बारे में तो जानते हैं और देश की जनता भी आपके बारे में जानना चाहती है। जी, मेरा नाम जो है प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी है। मैं बहादुर शाह ज़फ़र का 6वां वंशज हूँ, यानी 6th डिसेंडेंट ऑफ फ्रॉम बहादुर शाह ज़फ़र। ये मेरा लीनेज है। अभी जो हालात हैं, जो जैसे ताजमहल के और लाल किले के, तो कई बार हम लोग देखते हैं कि कई बार इनकी मेंटेनेंस जो है सही से नहीं हो पाती है। जो हमारे पास मॉन्यूमेंट मौजूद हैं, वो उसकी मेंटेनेंस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक्चुअली तकरीबन आपको मैंने फ़ेसबुक से, सोशल मीडिया से ज़ाहिर कर रहा हूँ। जिस तरह से सबसे पहले बता दूँ आपको कि मुग़ल जो बादशाहों थे, इन्होंने एक ऐसा यूनिक आप तहज़ीब से लेकर, कल्चर से लेकर, मॉन्यूमेंट से लेकर, ये मुग़लों की देन है। और हाल ही की पार्लियामेंट की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान को 25% रेवेन्यू जो आती है हिंदुस्तान गवर्नमेंट को, मुग़ल मॉन्यूमेंट से आती है। जिस तरह के आज हालात चल रहे हैं, जिस तरह से एएसआई की लापरवाही है, मैंने रिसेंटली भी कुछ इंटरव्यूज़ में बताया था कि मॉन्यूमेंट्स डे बाय डे डैमेज होते जा रहे हैं। जैसे कि आप बुरहानपुर लेके चले जाइए, वहाँ पर खूनी भंडार एक ऐसा यूनिक है जो दुनिया में, एक चाइना में है, एक हमारे पास है, जहाँ पर पानी जो रिज़र्व होता है वो यूनेस्को वाले तैयार थे लेने के लिए, लेकिन एएसआई की लापरवाही, एएसआई की वजह से आज मॉन्यूमेंट्स दिन ब दिन तबाह होते जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीएम को भी मैंने लेटर लिखा है, मिनिस्ट्री को भी लिखा है कि मॉन्यूमेंट्स की तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को चाहिए कि किसी तरह से उसका मेंटेनेंस करे। अगर वो नहीं कर पाते हैं, जिस तरह से दिल्ली में हुमायूं टोम्ब को आगा खान को दे दिया गया है, तो मैं गवर्नमेंट से चाहूँगा कि आप अपनी कस्टडी में रखते हुए आप कोई प्राइवेट सेक्टर को दे दें, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी टूरिज़्म में आज 25% है, कल 30% हो सकती है। और उसका एक फ़ायदा ये होगा कि जिस जगह पर, जहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट्स में मॉन्यूमेंट्स है, बुरहानपुर हो, महाराष्ट्र हो, जैसे बहुत सारी स्टेट में जो है, जिस लोगों को पता भी नहीं है, वर्ल्ड हेरिटेज से नाम दिन ब दिन जाते जा रहा है। तो मॉन्यूमेंट जब अच्छा होगा, जब उनकी पब्लिसिटी होगी, तो टूरिज़्म ज़्यादा होगा। जब टूरिज़्म आएगा तो वहाँ के देशवासियों के लिए, वहाँ के चाय बेचने से लेके हर आदमी का फ़ायदा होगा, आम जनता का भी फ़ायदा होगा। तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट को मॉन्यूमेंट्स के ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो दे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको जो है, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, जैसे इनका ये बोलना है, डायरेक्टर जनरल से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहते हैं कि इनके पास एएसआई का स्टाफ बहुत कम है, प्रिजर्वेशन ऑफिसर नहीं है, तो ये काम कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को अंडर द कस्टडी दे दे। और दूसरी मेरी एक मांग थी कि 1951 का जो आर्टिकल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था, एएसआई ने तकरीबन 240 मसाजिद आज बंद करके बैठे हैं। जहाँ पर दिल्ली में भी है मसाजिद, जहाँ पर बहुत सारे बुरे काम हो रहे हैं, ज़िना हो रहा है, यानी बहुत सारी हमने देखा है, हमने गवर्नमेंट को, एएसआई को दिखाया हुआ है कि शराब की बॉटलें मिल रही है। तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1952 में ये लिखा हुआ है, नेहरू जी ने बोला था कि जिस वक्त हमने लिया था, जिस हालत में जो मॉन्यूमेंट चल रहे थे, उसमें जो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जो जिस हालत में है उससे वापस वैसे ही रखेंगे जब तक इंडिया कायम रहेगा। तो ये एएसआई का कहाँ से अमेंडमेंट आ गया, कौन सा अमेंडमेंट पार्लियामेंट में पास हुआ जिन्होंने बगैर पूछे ये मॉन्यूमेंट्स को, मसाजिद को, मंदिर को बंद कर दिए। तो मैं चाहूँगा कि हमारा देश, एक जो देश है हमारा, ये पूरे जंगना जमुना की तहज़ीब है और भगवान के घर को जाने से कोई रोक नहीं सकता, मस्जिद हो या मंदिर हो। तो मैंने गवर्नमेंट से और ये आपके चैनल से ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कोई हक नहीं बनता है कि मंदिर, मस्जिद को, गुरुद्वारा को बंद करके रखे। इसको वापस खोल दे, जहाँ कर लोग जो है जाकर नमाज़ पढ़े, अपनी पूजा करें। और गवर्नमेंट से भी चाहूँगा कि मोदी जी से कहूँगा कि आप अच्छा बात कहते हैं, देश देश में अगर आप जाके हिंदुस्तान का लिए आप जो कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान के आपको सोचना चाहिए कि
आज हमारी रेवेन्यू, हमारी पहचान ताज से सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। चाहे वो क्लिंटन आए दो, डायना आए दो, वो ताज को देखने जाते हैं। हमारे मॉन्यूमेंट से हमारी पहचान है। तो ये आपके हिंदुस्तान, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे आबोजदाद नहीं, लेकिन हमारी हिंदुस्तान में एक सिटीज़न ऑफ इंडिया भी हूँ पहले, तो मेरी पहचान मेरी देश से है, तो इसको आप प्रिजर्व करें बस। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई है। बहुत क्योंकि क्या होता है, हमारे जब सैलानी आते हैं देखने के लिए हमारे ताजमहल को, लाल किले को, तो जब वहाँ पर उसकी मेंटेनेंस नहीं होती है तो कहीं ना कहीं एक निराशा वाली बात हो जाती है। तो इस अभी हमारे साथ प्रिंस याकूब साहब यहाँ ख़ास बातचीत में लगातार बने हुए हैं और हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर हो। लोग मुझे विलन कहते हैं, लेकिन पहचान बनाना एक दिन का काम नहीं, बरसों की मेहनत और लगन तब जाकर बनता है नाम। जैसे सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम हाजिर हैं। याकूब साहब से लगातार बातचीत चल रही है। अच्छा याकूब साहब, आपसे मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है। जैसा कि आपने अभी बताया मॉन्यूमेंट्स के बारे में, हमने आपसे बात की, तो मॉन्यूमेंट्स का आपका जो ये दुख है ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप ताजमहल जाते हैं, लाल किले जाते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप वहाँ पर जब जाते होंगे तो आप अपने जो पूर्वज हैं आप उनको याद करते होंगे। तो आप जब वहाँ ताजमहल पहुँचते हैं, लाल किला पहुँचते, तो आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, मैं ताजमहल तो हर साल जाता हूँ उर्स के लिए। वहाँ का जो उर्स होता है सालाना, जो मज़ार खुलती है वो मैं खोलता हूँ। उस टाइम पर लाल किला है, इसके अलावा बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स ऑल ओवर इंडिया में मैं घूम रहा हूँ। तो मुझे प्राउड होता है कि मेरे आबोजदाद ने इतने शानदार आज देश के लिए एक अपना मुल्क छोड़कर उज़्बेकिस्तान यहाँ पर आकर यहाँ हमारे 7-10 पीढ़ियाँ हमने किया है। तो आई फील वेरी प्राउड दैट दिस मॉन्यूमेंट्स जो है आज मेरे देश को, भारत को महान बनाती है, आज भारत के नाम होती है, तो इससे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे कि अभी आप बता रहे थे बुरहान में बहुत सारी ऐसी हेरिटेज जो जगह हैं जिसकी मेंटेनेंस जो है काफ़ी वक्त से जो है नहीं हो पाई है। आप एक लाइब्रेरी भी मैंने सुना है कि एक लाइब्रेरी है जो काफ़ी पुरानी लाइब्रेरी है और वहाँ पर हर धर्म की जो किताबें थी और बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो अभी उस लाइब्रेरी में कुछ आप बताना चाहेंगे? उस लाइब्रेरी में अभी वो कंटिन्यू चल रही है या उस लाइब्रेरी की क्या हालत है? देखिए, मैंने बताया ना कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं नाम लूँगा तो आपको जो है उसमें शायद टाइम इतना होगा कि 2-3 घंटे भी ख़त्म हो जाएंगे। हम चाहेंगे कि आप डिटेल में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि मुग़लों के पास अभी मौजूदा क्या है। क्योंकि देखिए ब्रिटिश जब क्योंकि 400 साल जो है मुग़लों ने राज किया, मे भी शायद उससे ज़्यादा या उससे कम हो सकता है, और उसके बाद ब्रिटिश आ गए। ब्रिटिश आने के बाद फिर उसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस के बाद अभी मोदी राज है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जिस वक्त मुग़ल थे, मुग़ल के बाद क्योंकि उसके बाद ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश के बाद क्या क्या जो वादे किए गए थे कि जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो धरोहर थी, तो आपको देने के, क्या वो पूरी हो पाई हैं? देखिए, सबसे पहली बात, जो चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, 1947 के बाद ब्रिटिश जब पीरियड था, जैसे आपने बताया कि दारुल लाइब्रेरी बड़ी फेमस लाइब्रेरी दिल्ली में है। इस लाइब्रेरी की वजह ये ख़ास बात ये है कि यहाँ पर हर धर्म की किताबें रखी है। जहाँ पर रामायण है, महाभारत है, संस्कृत में है, ऐसे कई किताबें इस यूनिक जो वर्ल्ड में आज नहीं थी, ये ब्रिटिश ने इसको सेव करके रखा था। 1947 के बाद जैसे ही गवर्नमेंट हमारी टेक ओवर ली, उसके बाद से जो है इस लाइब्रेरी को कुछ देखा नहीं गया। आज वो लाइब्रेरी आप जाके देख सकते हैं। दारुल लाइब्रेरी मशहूर है, वो रद्दी की हालत में, जहाँ पर ASI के अंडर में है। और रहा सवाल, दूसरी बात ये है कि जैसे कि मैं बताऊँ आपको, कई इदारे, कई प्रॉपर्टीज़ जो है आज मसाजिद है, जैसे कि आप जामा मस्जिद ले के चले। अभी रिसेंटली एक वाक़या उठा था हमारी ओबराय होटल के सामने, कोई प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ बोर्ड है, तो वक्फ बोर्ड का जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो कांग्रेस के पीरियड में हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई गवर्नमेंट में, वक्फ बोर्ड अपना काम नहीं कर रही है। जैसे कि आप एग्जाम्पल आप जामा मस्जिद को लेके चले, सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट दिया था कि वक्फ बोर्ड को कस्टडी में ले ले। आज कई सालें हो गई है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी, चाहे वो जो भी मैंने नाम से तो आपको मालूम है, इमाम बुखारी हो चाहे कोई भी हो, ना ही वो वक्फ बोर्ड के अंडर में लिया गया है। जहाँ से इसको रेवेन्यू थी, वक्फ बोर्ड उस जगहों पे नहीं जाती है। वक्फ बोर्ड खुद जहाँ पर मसाजिद है, पुराने मसाजिद है, उनका भी देखभाल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये लाइब्रेरी का है, इसके अलावा बहुत सारे
हर स्टेट के अंदर मॉन्यूमेंट्स है जहाँ पर एएसआई टोटल फेल्योर है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे ध्यान दें और उसको प्रिजर्व करें, क्योंकि हमारे मुल्क की निशानी है। एक सवाल उठता है कि मुगल ने 400 साल हमारे देश पे राज किया, लेकिन 400 साल और 400 साल में मैं ये कहूँगी कि एक तरीके से बहुत कुछ दिया है हमारे देश को, जैसा ताजमहल, लाल किला जैसी बहुत ऐसी धरोहर है जो हमारे देश को दिए, देश को जोड़ने का काम किया है मुगल ने। लेकिन मेरा सवाल ये उठता है कि जैसे 400 साल राज करने के बाद जब ब्रिटिश आने के बाद ऐसी क्या कमियां रहीं कि मुगल ब्रिटिश के हाथ जो है देश हार गए? देखिए, ये तो आपको पता है ना, हम हारे नहीं हैं इसके अंदर। हिस्ट्री ये बताती है, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र के पीरियड में म्यूटनी जो स्टार्ट हुई है, जब फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल आपका जो बताया 1947 में, वो क्योंकि अंग्रेज़ों ऑलरेडी शाहजहाँ के पीरियड में आ चुके थे, जहांगीर के पीरियड में आ चुके थे, अंग्रेज़ों का जुल्म बढ़ गया था। तो उस दौरान में जो है ब्रिटिश बहादुर शाह जफ़र ने म्यूटनी स्टार्ट की। उस टाइम पर झांसी की रानी थी, वो इंडिपेंडेंस हुआ, जिसकी वजह से आपको भी हिस्ट्री बताने की सबको ज़रूरत नहीं कि उनको रंगून लेकर गया, उनके बच्चों को मार दिया, ब्रिटिश इंडिया यहाँ पर रूल करना चालू करी। आपका जो सवाल था कि कौन सी गवर्नमेंट करती है, तो मैं ये बता दूं कि देखिए, मुग़लों ने जो हुकूमत की है, उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं की है, हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पे हुकूमत की है। उन्होंने अपनी एक प्रजा को अपनी बच्चों की तरह, अपनी औलाद की तरह समझा, हर धर्म का एहतराम किया, हर धर्म की मस्जिद हो, मंदिर हो, हर उन्होंने किया है। लेकिन आजकल की जो गवर्नमेंट आती है 5 साल की, तो उन्होंने अपनी जो है सेफ्टी, अपनी जो कमाई है उसमें लगते हैं। उनको ये सब ध्यान नहीं होता है कि कौन क्या चला रहा है, चाहे कांग्रेस हो, तो उनको ये सब चीज़ों में नहीं पड़ते। वो सिर्फ एक दूसरे के किसको किस तरह से अपना जलील करें, किसको अपनी वो करें कि वो आगे बढ़े। तो हर आदमी जैसे फॉर्म में आता है वो दूसरे को गिराने के चक्कर में रहता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, धर्म का प्रॉब्लम हो रहा है, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, चाहे वो गौ माता पे लेके चलो, चाहे मंदिर मस्जिद पे लेके चलो, चाहे बाबरी मस्जिद मंदिर पे चलता है, कभी अयोध्या पे चलता है। लेकिन हिंदुस्तान की जो प्रजा है, मैं आप सबको बता दूं कि 95% आवाम ये नहीं चाहती कि कोई लड़ाई झगड़ा हो। 5% जो लोग हैं, जो धर्म के नाम पे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई है, इनकी वजह से आज हमारा देश बढ़ता जा रहा है। हमारे देश का जो प्रेम है वो ख़त्म होते जा रहा है। मीडिया का भी जो काम होता है, मीडिया भी जो चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों तक मीडिया जो है बताती है, तो उससे भी लोगों का ध्यान हमारी आने वाली जनरेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। आज हमारे जो मासूम बच्चे हैं, इनके कोई पता नहीं था कि धर्म क्या होता है। ये तो हम आपस में एक ही महल्ले में रहते हैं, सुबह उठते हैं, एक दूसरे का चेहरा साथ में पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, और साथ में खाने खाते हैं टिफ़िन के अंदर, एक साथ बड़े होते। ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन ये छोटे छोटे चीज़ें हमारे देश को बांट रही है, हमारी संस्कृति को बांट रही है। तो ये नेताओं को भी चाहिए कि ज़्यादातर मुद्दे आप डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें। मैं चाहूँगा, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, उनको चाहिए कि देश की किस तरह से उनकी जनता को, वहाँ की आने वाली जनरेशन्स को करे, ना कि धर्म को लेकर आकर धर्म की आड़ में या किसी की आड़ में आप अपनी वोट बैंक को सीधा कर मासूम देशवासियों को अलग करते जाए। हाँ, बेशक। ये तो रही सर पॉलिटिक्स की, देश की बात, लेकिन हम प्रिंस याकूब को जानना चाहते हैं, और लोग भी जानना चाहते हैं कि प्रिंस याकूब क्या सोचते हैं, या उनका जो लाइफस्टाइल है। जैसे मैं देख पा रही हूँ कि अभी जो आपका जो पहनावा है वो बिल्कुल किसी राजा से कम नहीं है। तो मैं ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम नॉर्मली आपको वीडियोज़ में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, तो जब और बहुत लोग जानना भी चाहते होंगे शायद कि ये आखिर ये आपका जो पहनावा है, तो ये मुगल्स की याद दिलाता है। तो जब जब कभी शो के लिए जाते हैं या कभी आवाम के बीच में जाते हैं, तो कोई ख़ास वजह ये इस पहनावे की? देखिए, मैं प्रोफेशनली एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, हाईली तो, लेकिन ये जो मेरा असली जो मेरा लिबास है, मेरे आबोज़दाद का लिबास है, तो इससे थोड़ी सी मुग़लों की पहचान होती है कि शेरवानी तो जो है ये तो ड्रेस नहीं है हमारा, लेकिन जो कल्चर है, जो टोपी जो पहना जाता था उस टाइम पर, शहज़ादे जो प्रिंस हुआ करते थे, तो ख़ास तौर पर कुछ ओकेजन हो, उर्स हो या कोई ऐसी सेरेमनी हो, मंदिर की यात्रा हो, चाहे दर्शना हो, उस टाइम पर हम ये ड्रेस पहनते हैं। प्राउड दैट वी आर फ्रॉम फैमिली। तो उन कॉमन ड्रेस पे मैं जीन्स टी शर्ट हर चीज़ पहनता हूँ। ऐसा नहीं कि आई एम लाइकली हाईली एक एजुकेटेड पर्सन हूँ। तो ये जिससे ख़ास मौक़ों पर होता है, क्योंकि इससे हमारी पहचान है, हमारा लिबास है, हमारी टोपी है, तो लोग को थोड़ा सा मुग़लों के बारे में पता चले, लोग जो है उसको पहचाने, इस वजह से पहनना होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना शंकर सानी और हम आ रहे हैं पूरी टीम के साथ आपके शहर में टू जज यू इन फेस सिंगिंग स्टार पार्ट 2। ऑल द बेस्ट। फेस सिंगिंग स्टार सीजन 2 on JK News। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। लगातार खास बातचीत याकूब साहब से कंटिन्यू है। अब हम एक और सवाल जानना चाहते हैं, जो कि हम नहीं जानना चाहते, देश जानना चाहता है। जैसे मुगल्स, अगर हम मुगल्स की बात करें तो मुगल्स ने हम जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि बहुत कुछ दिया है हमारे देश को। और अगर हम आपसी भाईचारे की बात करें तो हमेशा एक आपसी भाईचारा कायम किया है, चाहे वो शादियां हो, चाहे वो प्रेम हो, हमेशा प्रजा को मुझे नहीं लगता कि कोई उनसे कोई शिकायत रही हो। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप उन्हीं के बताए रास्ते पे चल रहे हैं, आपकी भी कोई सोच है, आप भी देश को कहीं इस राह पे ले जाना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं कि जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मुग़लों ने जैसे ये जो अपनी आपस का जो प्रेम था, उन्होंने राजपूतों को शादी कर हत्ता कि आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी कि औरंगज़ेब के बारे में कुछ लोग गलत हिस्ट्री बताते हैं। तो औरंगज़ेब की माँ भी जो है एक राजपूत थी, औरंगज़ेब की बीवी भी राजपूत थी। और सबसे ज़्यादा मंदिरों ने आज विश्वनाथ टेम्पल से लेके कोई भी मंदिर को देखे, सबसे ज़्यादा देने वाले आलमगीर औरंगज़ेब भी है। तो मुग़लों ने ये जो आपस में शादियां करें हैं राजपूत से कर ये जो आपस का प्रेम बनाया है, तो उसी परंपरा को हम भी करें, लेकिन शादी नहीं करें। लेकिन हमारी जो मेरी हर सना मैंने सीतामढ़ी से लेकर मंदिर, राम मंदिर हो या विश्वनाथ टेम्पल हो, गुरुद्वारा हो, हमारी हर जगह मेरी विज़िट होती है। मैं इस्लामिक भी हूँ, साथ ही साथ हर धर्म को मानता हूँ, हर धर्म का एहतराम करता हूँ। जो हमारे कुरान भी सिखाती है, जो हमारा इस्लाम सिखाता है, हमारा दीन भी सिखाता है कि हर मज़हब का एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि आप किसी के मज़हब का एहतराम करेंगे तो वो उठा के आपके मज़हब का एहतराम करेंगे। तो इसी तरह ये मुग़लों की सोच थी, और मुग़लों ने जो भी किया है वो कुरान और हदीस की रोशनी में किया है, क्योंकि कुरान भी यही सिखाता है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमाते हैं कि हर इंसान, अल्लाह ताला ने, मैं आपको कुरान की एक हमारी जो कुरान होती है उसकी पहली लाइन मैं आप सबको सुनाता हूँ, क्योंकि बहुत अहम इम्पॉर्टेंट बात है। शायद कई बच्चों को, कई मुसलमानों को भी बात नहीं है, जो आजकल बच्चे मुसलमान कहते हैं कि वो ऐसे कर रहे हैं। तो आप जब कुरान शुरू होती है तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसका उर्दू में ये मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने जो फरमाते हैं कि मैं मुसलमानों का नहीं, सारे आलम का हूँ। उस कुरान में ये नहीं लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिमीन बोलकर। तो ये अल्लाह ताला की कायनात है, पूरे हर चीज़ अल्लाह ताला की है। तो ये सब हमारे अपने हैं, चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान का हो, बाहर। एक इंसानियत के नाम पर हर धर्म का एहतराम करना चाहिए, जो मुग़लों ने करते थे। और मैं भी आज हर जगह हर विज़िट करता हूँ, हर धर्म का एहतराम करता हूँ। वो जो लोग बुलाते हैं, अभी रिसेंटली मेरी गोल्डन टेम्पल की विज़िट है 13 तारीख को, तो वहाँ पर भी हम जा रहे हैं। मंदिर गए हैं, गुरुद्वारा गए हैं, ये जो आपके बौरे कमेटी होती है, मैं वहाँ पर भी गया हूँ। शिया जो उर्स होता है, वो उर्स को मैं मनाता हूँ, और सुन्निज़म दरगाह जो होती है, मैं हर उर्स में जाता हूँ। तो हमारा जो परंपरा चलती आ रही है, हम उसको क़ायम रखें, और हमारे बाद इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी हमारे ब्लड क़ायम रखेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ खास बातचीत में प्रिंस तुसी साहब थे, और उनसे हर पहलू पे बात हुई। आगे भी यूं ही हम बातचीत हमारी जारी रहेगी। फेस न्यूज़ में इतना ही। मैं आफा खानम, फेस न्यूज़ के लिए, दिल्ली।